Hello my dear students. Today I am going to learn new chapter 4, the Supreme Court. Okay. It means Supreme Court means जो सर्वोच्च न्यायालय जो है ना हमारे इंडिया में, उसके बारे में इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है. ठीक है. In this chapter we will learn the why is law necessary for the safety and welfare of people. क्यों आवश्यक है कानून लोगों की सेफ्टी और वेलफेयर के लिए. देन इन आवर कंट्री इन हेरिटे ऑफ कोर्ट्स इज इन अ प्लेस टू इम्पैक्ट जस्टिस. इट स्टार्ट्स विद द लोएस्ट कोर्ट नो एज द तालुका कोर्ट विच इज सक्सीडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. देन कम्स द हाई कोर्ट एंड फाइनली द सुप्रीम कोर्ट और द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री. अब क्या है बेटा, ये जो हमारी जो कंट्री है उसमें हम जस्टिस पाने के लिए अलग अलग कोर्ट में हम जाते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? लोएस्ट कोर्ट के से, जो कि जिसको हम तालुका कोर्ट के नाम से जानते हैं. देन आई विल गो टू जाएंगे, कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. देन कम्स द हाई कोर्ट एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, जो कि हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का. Then the judiciary is independent from the legislature and the executive body. Then the Supreme Court of India is in Delhi. जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है? दिल्ली में. The Supreme Court of our country came into existence of 28 January 1950. Okay, so let's start the new chapter. The Supreme Court. Okay, in this chapter we saw that the picture of the सुप्रीम कोर्ट. ओके. देन आपका क्या बेटा? जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द न्यूज़पेपर. समाचार पत्र में जो छपा है वो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो जजमेंट है, जो निर्णय है, उसके बारे में. ठीक है. देन आपका नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट द कटिंग ऑफ जजमेंट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एंड फिल द टेबल गिवन बेलो. इसमें आपको क्या करना है? किसी भी न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स लेनी है, उसको कलेक्ट करके, और जो यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, आप जो मतलब आपने ऐसे पेपर में न्यूज आते हैं ना, इस कोर्ट में ये फैसला हुआ, किसने किया, कब आया और किस सब्जेक्ट पे ये जस्टिस दिया गया. तो आपका देखो यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्ट, हु फिल्ड द पिटीशन, किसने आवेदन किया था, केस किसने किया था, एंड अगेंस्ट हुम, किसके सामने केस किया था, कौन था, द जजमेंट वर्डिक्ट, मैंने उसका क्या आदेश आया उसके बारे में आपको फिलअप करना है. ठीक है. देन है आपका नेक्स्ट, रीड एंड थिंक. हमें इसमें पढ़ना है और सोचना है. ठीक है. लॉ इज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल व्हेन एनी सिटीजन और इंस्टीट्यूशंस ब्रेक्स एनी लॉ. A specific process is followed to address the issue. There is a hierarchy of the courts to impart justice in our country. It starts with the Taluka court as the lowest court, succeeded by the district court, the high court and the supreme court. The judiciary is one of the most important organs of the government. Judiciary is kept independent from the legislature and executive. When does independent judiciary means? In there any relation between the courts in your village, city and the Supreme Court located in Delhi. You will get the answer of this question in this chapter. अब बेटा इसमें क्या है बेटा कि जो लोगों की सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनके कल्याण के लिए जो लॉ है उसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है. जब देश में कोई जो नागरिक है, कोई संस्था, कोई कानून का उल्लंघन करता है, तब एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है. उसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से एक प्रोसेस होता है जिसको पूरा किया जाता है. हमारे देश में जो जस्टिस का जो न्याय है, उसमें एक सबसे पहले कौन सी अदालत होती है? तालुका कोर्ट होती है, जिसको हम तहसील अदालत कहते हैं. जिले की अदालत हाई कोर्ट होती है, फिर उच्च न्यायालय, देन सर्वोच्च न्यायालय. इस तरह से निरंतर जो होती है जस्टिस की जो प्रोसेस है वो चलता रहता है. पहले हम तालुका कोर्ट में जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में. ओके. जो भारतीय लोकतंत्र में क्या होता है, जो जस्टिस पाने के लोग क्या करते हैं,
ये जो सरकार के 3 अंग होते हैं, ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जस्टिस जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भारतीय लोकतंत्र का। इसमें जो जस्टिस जो मिलता है उसको विधायिका और कार्यकारिणी के स्वतंत्र रखा गया है। इसमें क्या है, इसमें किसी की उसमें नहीं कि तुम मतलब इसमें किसी के आधार पर नहीं निर्णय लिया जाता। इसमें बिल्कुल बिना किसी का पक्ष रखे हुए उसमें निर्णय किया जाता है बिना भेदभाव के। इसमें न्यायतंत्र को विधायिका और कार्यकारिणी से स्वतंत्र रखा गया है। जो स्वतंत्र जो जस्टिस है, जो इंडिपेंडेंट जो जस्टिस होता है, उसका मतलब क्या होता है? क्या आपके आसपास की अदालत में और नई दिल्ली में स्थित जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच में कोई संबंध है? तो इसके बारे में हम आपको इस प्रश्न का उत्तर इसमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब इसमें क्या है बेटा, हमारे जो इट मीन्स जुडिशरी मीन्स जो है हमारे देश में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है? फर्स्टली हम इसमें ये एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से। व्हाट इज द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इसका रोल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का? देन है आपका व्हाट इज रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है? द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल द कोर्ट्स इन द nation. It came into existence on 28 January 1950. It holds the right of conferring the fundamental rights granted to us by the Constitution. Citizens have her right to file and appeal directly in the Supreme Court if any of her fundamental rights has been violated. Any citizen or institution can file a petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest. This is known as PIL, means public interest litigation. The Supreme Court interprets the Constitution and advises the President and the Parliament in the same regards. It also enjoys the power to review the judgment passed by any of the lower courts. The Supreme Court solves disputes between citizens and the government, between states and between the center and states. To understand this, let us study the Save Narmada movement of Gujarat. अब इसमें क्या है बेटा, जो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है? दिल्ली में है। जो देश की जो सभी अदालत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, सबसे हाईएस्ट प्लेस पे होता है। भारत में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। उसकी क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसकी न्यायालय उसमें कार्य करने का जो प्रक्रिया थी शुरुआत हुई थी, कार्यरत हुआ था। एंड मूलभूत जो अधिकारों के जो पालन कराने का जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कोई भी व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न्यायालय में ये न्याय प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, उसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था को अगर ऐसा लगे उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है तो वो वहां पे जाके जस्टिस के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चा, अभी इसमें जैसे कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या नागरिक और जो सरकार है उन दोनों के बीच का जो केंद्र क्या होता है, राज्य के विवादों को दूर करने का कार्य करता है। जो राज्य में जो कुछ भी ऐसी लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मनमुटाव चल रहा होता है, किसी चीज को लेके झगड़ा वगैरह चल रहा होता है, उसमें क्या होता है, उसको दूर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं उसको सही ढंग से करने के लिए। ठीक है, देन इसे समझने के लिए हम जो गुजरात राज्य का जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना, इस केस को हम समझेंगे। जो गुजरात में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। ठीक है, इस मूवमेंट के बारे में। तो ये जो मूवमेंट था उसमें क्या हुआ था, इसमें जो मूवमेंट इस मूवमेंट पहले हम ये रीड करते हैं। देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग द हाइट of the Narmada Dam above 110 meters near Navaga. Environmentalist organization and NGOs from Madhya Pradesh and other regions were fighting for the rights of the tribals who would lose their land and habitat forever due to this project. The Supreme Court passed a judgment on 8th March 2006 to resolve the conflict between the two states. It stated that in accordance with their reasoning,
population, it was a necessity to carry out his project. There was a possibility of a positive development in the environment and the benefits to all the living beings due to the Sardar Sarovar Yojana. The arid areas of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh would get water and the expansion of desert could be kept under control. Proper rehabilitations of the tribals affected by these projects should be given the top priority and hence their fundamental rights could the project. Okay, could the project. इसमें क्या है, अभी मैंने आपको जैसा कि समझाया इसके पहले भी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें नागरिक जो पब्लिक होती है और जो गवर्नमेंट होती है उसके बीच में, या फिर जो स्टेट्स हैं और जो सेंटर हैं उसके बीच में, या फिर दोनों स्टेटों या फिर दो स्टेट्स आपस में दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई ऐसा विवाद चल रहा है, तो उसमें भी वो इस मामले को भी सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट हेल्प करती है. इसको समझने के लिए हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है, कौन सा दिया गया है, नर्मदा डैम का एग्जाम्पल दिया है. अ प्रोटेस्ट वाज मेड अगेंस्ट इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ नर्मदा डैम. इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या एग्जाम्पल देके समझाया गया है. ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि क्या एग्जाम्पल था. तो जो नर्मदा नदी पर जो नवागांव के पास बन रहे जो डैम बन रहा था उसकी ऊंचाई लगभग 110 मीटर से बढ़े नहीं. उसके लिए जो मध्य प्रदेश का जो इन्वायरमेंट की दृष्टि से एंड स्वैच्छिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया. जो वहां की एनजीओ थी, जो यहाँ से उन सब ने क्या किया, उसका विरोध किया कि उसकी जो ऊंचाई है 110 मीटर से आगे ना बढ़े. तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस बांध के निर्माण में वहां जो भी जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, ये बांध बन रहा था, तो वहां रहने वाले जो आदिवासी थे उनको हटाना पड़ेगा. ऐसा वहां पे ये विवाद हुआ कि उनको वहां से हटाना पड़ेगा. इससे उनके मूलभूत जो अधिकार हैं, जो उनके रहने का जो जहाँ रहता है उसके कुछ न कुछ उसकी वहां पे सामान होते हैं, उसकी चीजें होती है, उसके अधिकार होते हैं ना मूलभूत, उसका हनन हो जाएगा. उसकी जमीन होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, सब बर्बाद हो जाएगी. तो स्टेट्स के जो इस पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, जो विवाद चल रहा था स्टेटों के बीच में, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके बीच में जो विवाद तो उसके लिए उनके बीच में विवाद चल रहा था. तो इसके लिए जो राज्यों के बीच में इस विवाद का निर्णय लाने के लिए तो इसको लोग सुप्रीम कोर्ट में गए. तो 8 मार्च 2006 के दिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्णय देते हुए बताया कि जो जनसंख्या है, मतलब जो पॉपुलेशन है, उसकी बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर ये योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये जो गुजरात की जो नर्मदा बचाओ जो योजना थी वो बहुत ही डैम बनाने की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि पॉपुलेशन की आबादी बहुत ही बढ़ रही है. इसलिए सरदार सरोवर योजना के कारण उसका जो सरदार सरोवर जो योजना थी उसके अकॉर्डिंग जो उसके जो एरियाज थे उसको क्या किया गया, उसको भी पर्यावरण के सुधार में उसमें परिवर्तन होने की संभावना दिखाई देने लगी. क्योंकि सरदार सरोवर योजना के कारण भी इसमें कुछ चेंजेस हुए, उसमें पर्यावरण दृष्टि से, इन्वायरमेंट दृष्टि से उसमें कुछ सुधार किए गए. अब इस योजना से क्या हुआ, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो अधिकांश भागों में पानी पहुंचाया जा सका. यह योजना नर्मदा बचाओ योजना और ये सरदार सरोवर डैम जो था, इन सबको सेव कर दिया गया इन्वायरमेंट दृष्टि से भी, और पब्लिक जो पॉपुलेशन की जो इंक्रीजिंग जो संख्या थी, जनसंख्या बढ़ती, उसको इस दृष्टि से भी उसको सेव कर दिया गया. और इससे क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उससे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो मोस्टली जितने भी फील्ड थे, मतलब जितने भी भाग थे, सबको पानी पहुंचाया इजिली जा सकेगा, मतलब उनको इजिली पानी मिल सकेगा. और उस क्षेत्र में जो रेगिस्तान से आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, और जो एरिया जो रेगिस्तान जिसमें पूरा डेजर्ट फैल रहा था उसको भी रोका जा सकता है अगर ये डैम बना. तो इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ, इसका लोगों पे कुछ अपोजिट प्रभाव भी पड़ेगा. ये भी था, कुछ तो पॉजिटिव नहीं होता है, कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है. उन लोगों के हमेशा उनको जैसे जो लोग आदिवासी थे उनका मूलभूत अधिकार का हनन होगा, तो उसको फिर से उनको फिर से कहीं रहने के लिए, उनको पुनः वासन करने के लिए, उनको फिर से कहीं आश्रय देने के लिए उसकी व्यवस्था की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से. इस तरह से जो उनके मूलभूत अधिकार जो थे उसका भी नुकसान नहीं होगा. ठीक है, देन आपके नीचे क्या है बेटा, एक्टिविटीज है. Fill the table given below with the judgment published in the different newspaper. अब देखिए यहाँ पे
इसमें जो क्या है, इसमें आपको इस टेबल को फिल करना है एग्जाम्पल देके, जो आपको न्यूज़पेपर्स में आने वाले अनेक निर्णय जो थे ना उसके अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट ने किस विषय पे क्या मतलब उसके डिसीजंस क्या दिए, उसने फाइनली क्या डिसीजन लिया, तो उसके बारे में आपको इसमें फिलअप करना है। जैसे केंद्र और राज्य के बीच जो आपस में जो जैसे हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था, दोनों के बीच में विवाद हुआ था, किसमें, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, किसके एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पर समझाना है। तो कौन सा एग्जाम्पल था अभी, स्टेट और केंद्र के बीच में किसके होते हैं, गुजरात की नर्मदा बचाओ योजना को लेके, दो राज्यों के बीच में। इस तरह से जो आपकी, या फिर आप लोग गूगल वगैरह से भी कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन राइट कर सकते हो। ओके, देन आपका है नेक्स्ट टॉपिक, देन है आपका व्हाई इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट। जो न्याय है वो स्वतंत्र क्यों है, व्हाई इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट, न्याय स्वतंत्र क्यों है, जो न्याय की जो व्यवस्था है, जो तंत्र है वो फ्री क्यों है। Imagine yourself into a situation where a powerful person captures the land belonging to your family and you go to the court to get your property back, but the system is such that a powerful, influential person can remove the transfer and judge from his her post. In such a situation, the judge would favor the powerful person only. अब आप लोग ये सब मान लो, इमेजिन कर लो कि कोई शक्तिशाली पूरा पावरफुल पर्सन है जिसके परिवार की जमीन पर अधिकार कर लिया है। ऐसा कोई पावरफुल पर्सन हो जिसने उसके परिवार की, आपके परिवार की यानी हमारे परिवार की जमीन पे उसने पूरा कैप्चर कर लिया हो। तो ऐसी व्यवस्था में रहते हैं, आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ पे आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पर एक पावरफुल मैन ने आपको उस पर पूरा कब्जा कर लिया हो। तो जहाँ व्यक्ति किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है, मतलब उसको इतना पावर हो कि वहां पे जो वहां का जो जजमेंट जो देता है, जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, उसको उसके पोस्ट से हटा सकता है या फिर उसका मतलब ट्रांसफर करवा सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाएं तो जो जज है उसका भी पक्ष लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब आप ऐसा कुछ होता है तो आप अपना केस कहाँ करोगे, कोर्ट में करोगे, लेकिन तो कोर्ट में जो जज है वो भी उसी का पक्ष लेगा, उसी के बारे में बोलेगा। तो आप क्या करोगे, तो शक्तिशाली व्यक्ति का न्यायाधीश पर यदि नियंत्रण रहे तो न्यायाधीश स्वतंत्र जो यानी जो जज है वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सो इज द जुडिशरी इज डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। इफ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन कंट्रोल द जुडिशरी देयर वुड बी नो impartial judgment. That is the reason why our constitution does not allow such kind of influence. That is why judiciary has been kept independent from the legislature and executive. Thus, once the judges are appointed in the High Court and the Supreme Court, it becomes very difficult to expect them from their respective positions. If an individual feels that his her fundamental right is violated, she can go to the court. अब इसमें वही है कि आप तो क्या करोगे, जो वहां का जज है तो वो भी उस पर कोई आपके मतलब आपने केस किया है, आप सही भी, लेकिन उसमें कोई उसका आपको सही जजमेंट ना दे के वो उसी का फेवर लेगा, उस जो मतलब जो पावरफुल मैन है उसका। तो इस रूप में कोई निर्णय वो नहीं ले सकता। तो आप क्या करें, तो इसमें आप स्वतंत्रता का यह जो अभाव है न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है कि हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देना पड़े, क्योंकि उसका पावर ज्यादा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके प्रेशर में आके तो जो जज है वो क्या करेगा, उसके पक्ष में ही जो डिसीजन है वो दे देगा। बट क्या हुआ, जो भारतीय संविधान इस प्रकार के जो हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता है, जो हमारे भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरह का जो प्रक्रिया मतलब इस तरह की जो प्रोसेस होता है उसको पसंद नहीं करता है कि किसी का इंटरफेयर हो इस मामले में, जस्टिस के मामले में। इसलिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो जस्टिस की जो प्रोसेस है उसमें जो क्या होता है, विधानसभा से स्वतंत्र रखा गया। उसको विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको ऐसा कर, उसको बिल्कुल फ्रीडम दे रखा है। इसलिए एक बार जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, उनकी नियुक्ति हो जाने के बाद वो किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, उसको इजिली उसको उसके पोस्ट से हटा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसको विधानसभा से बिल्कुल अलग किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत में जाकर इसके लिए केस कर सकता है। ठीक है, आपने
अधिकारों को पाने के लिए, फंडामेंटल जो उसके अधिकार है, अगर उसको नहीं मिल रहा है तो वो जाके कोर्ट में उसके लिए अर्जी याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, देन है आपका कैन अ ordinary citizen win a case over a powerful influential person in this judicial system? Justify your response. आप सोचो, इसमें सोचो कि अगर इस प्रकार की अगर जस्टिस की अगर प्रोसेस हो जिसमें एक जो नागरिक है वो काफी शक्तिशाली है, उस व्यक्ति के विरुद्ध में केस जीत सकता है, इतना पावरफुल मैन है कि उसके विरुद्ध में भी केस, तो हाँ या ना, और इस पे आपको डिस्कस करना है, अपनी फैमिली मेंबर से आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देन है आपका Are the courts and various levels connected with one another? जो कोर्ट है वो किस तरह से जो कोर्ट है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, सब कोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे हैं? यस, दे आर। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स ऑफ फिलिंग अ पिटीशन. If the individual finds the judgments given by the lower court not satisfactory, then she can file a petition in the upper court. To understand this concept, let's discuss a case. There were few houses in the southern direction where Ratlam municipality had constructed road. Behind these houses was an old road leading to the government college. Near the junction of the old and the new municipality road ran a culvert of dirty water. Industries released dirty water infested with chemical in the culvert. It had become the sources of foul smell and mosquitoes. Slum dwellers answered the natural calls by the side of this culvert. Then the health department and failed in controlling the mosquitoes. The residents had repeatedly written applications to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it too. As a result, the residents appealed in the Taluka court of the subdivision magistrate. अब इसमें क्या है बेटा, ये इस चैप्टर में जो है, इस टॉपिक में हमारा क्या है कि जो अलग अलग लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं, जो अदालतें हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसमें जो हमने पढ़ा, जी हाँ, जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, ये जो व्यवस्था है, इसको समझने के लिए हमें केस करने की, जो हम केस करते हैं उसकी व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि निचली अदालत के द्वारा जो दिया गया जो डिसीजन है वो सही नहीं है, तो वो उसके ऊपर की जो कोर्ट है उसमें वो केस कर सकता है। उसकी वो जो पिटीशन फाइल करेगा, उसको समझने के लिए आइए हम इस केस को देखें। केस यहाँ पे समझाया गया है। तो ये जो केस है, उसकी जो वास्तविकता यह थी कि जो रतलाम का जो नगर पालिका द्वारा बनाई हुई सड़क की जो दक्षिण दिशा में ही मकान आए हुए थे। इस केस में क्या था, जो नगर पालिका के द्वारा जो बनाई हुई जो सड़क थी, उसके दक्षिण दिशा में बहुत सारे मकान थे। इस मकानों के पीछे और कॉलेज भी थे। उसके साथ ही नगर पालिका की पुरानी सड़क और नई सड़क, सरकारी कॉलेजों का भी इसमें सब एक साथ मिले हुए थे। इन दोनों के बीच से गंदे पानी का नाला निकलता था। अब देखिए, यहाँ पे इतनी सारी चीजें बनी हुई हैं कि जहाँ पे पूरे मकान है, कॉलेज है, स्कूल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, और इन दोनों के बीच में एक गंदा नाला भी निकलता था, जिसमें रंग रसायन, कारखानों का गंदा पानी, केमिकल्स और बहुत सारे केमिकल पदार्थों से बदबू आती रहती थी। उसे नाले में छोड़ दिया जाता था। उसके साथ ही इस नाले के जो किनारे रहने वाले जो आसपास के जो लोग थे, वहां पे क्या था, शौच क्रिया, वहां पे पेशाब भी कर देते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, वहां पे बहुत ही बदबू आती थी, चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी, लोगों को वहां पे रहना मुश्किल हो गया था। तो क्या हुआ, अब स्टेट को इसके हेल्थ डिपार्टमेंट को इसकी खबर दी गई कि वहां मच्छर बहुत ज्यादा आ रहे थे, वहां पे बीमारियां फैल रही थी। इसलिए जो राज्य के जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उसमें बड़ी संख्या में बहुत मच्छर आने लगे। तो उसपे लोगों को नियंत्रण, जैसे जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो दवाई का जो वो होता है, उसमें भी मच्छरों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, उसको रोकने। इसलिए जो वहां के जो लोग थे, इस गंदगी को दूर करने के लिए वो
जो कोर्ट में जाके आवेदन मतलब अपना पिटीशन फाइल करते थे। पर क्या हुआ, उस विभाग के जो अधिकारी जो थे गंदगी को दूर करने में असफल हुए। लेकिन जो उसके डिपार्टमेंट जो लोग थे वो मतलब जो वहां पे जो इतनी डर्टीनेस फैली हुई थी, इतनी गंदगी जो फैली थी, फिर भी उसको दूर नहीं कर पा रहे थे वहां के जो अधिकारी थे। इसका रिजल्ट क्या आया, वहां के जो लोग थे वो तहसील अदालत में गए, वहां जो तहसील जो तालुका कोर्ट है वहां पे गए, किसको अलग किया जाए, मतलब इसको कुछ व्यवस्था की जाए जिससे कि नाले का पानी हमारे एरिया में ना आए और वहां पे हम बीमारियों और दुर्गंध और मच्छरों से बच सके। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देन आपका द मजिस्ट्रेट गैव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ द रेसिडेंट। अब जो मजिस्ट्रेट है यानी कि जो न्यायाधीश है वो स्थानीय लोगों के पक्ष में निर्णय देते हुए उन्होंने कहा कि अभी देखो ये कोर्ट कहाँ चली गई, कहाँ गया, तालुका कोर्ट चले गया, वहां पे ये बहस चल रही है। जजमेंट वर्डिक्ट बाय द तालुका कोर्ट, जो तहसील अदालत का निर्णय क्या जजमेंट दे रहा है तालुका कोर्ट। तो अब क्या, म्युनिसिपैलिटी कैन टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग क्लीननेस, बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर ordered to cleanse the place with immediate effect. Within the 15 days, the work of closed drainage should be completed. The municipality challenged this verdict in the Ratlam District Court. अब जो म्युनिसिपैलिटी थी और जो टाउन इम्प्रूवमेंट जो था उसने ये दोनों क्या हुए, वहां का जो डर्टी जो मतलब वहां की जो मेंटेनिंग थी, वहां की जो गंदगी उसको हटाने में, उसको रोकने में वो सफल नहीं हुए। इसलिए इन दोनों संस्थाओं ने क्या किया, ये जो दोनों मिलके, जो म्युनिसिपैलिटी थी और टाउन इम्प्रूवमेंट जो ट्रस्ट था, वो दोनों ने मिलके ये आदेश किया कि जो 15 दिन के अंदर, इसलिए दोनों ने मिलके ही आदेश कि 15 दिन के अंदर ये जो पक्की गटर लाइन है उसको डाला जाए, उसको ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए और वहां पे जो कॉलेज है वहां के आसपास की गंदगी को साफ किया जाए। ठीक है, उसके बाद जजमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जिला अदालत ने क्या निर्णय किया, द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी अनफेयर। अब वहां की क्या अदालत, उसने क्या किया, नगर पालिका इस केस को रतलाम जिले की अदालत में ले गई, रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले गई। तो वहां के जो तहसील जो द जजमेंट ऑफ जो तालुका कोर्ट का जो जजमेंट हुआ वो क्या हुआ, वो अनुचित घोषित किया गया। वो उसको मतलब उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, वो अनुचित घोषित किया गया। उस पर कोई मतलब उस पर कोई मतलब ज्यादा कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, उसको अनुचित घोषित कर दिया गया। देन द रेसिडेंट्स चैलेंज द वर्डिक्ट इन द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट सस्टेन द वर्डिक्ट ऑफ द तालुका कोर्ट बट एडेड टू द वर्डिक्ट। अब जो स्थानीय जो वहां के लोग थे वो इस केस को उच्च न्यायालय में ले गए, यानी कि उच्च न्यायालय में ले गए, मतलब हाई कोर्ट में ले गए। उसके बाद वहां के जो तहसील की जो अदालत का जो निर्णय आया था, जो वहां की तालुका कोर्ट थी, उसको वहां पे उसको मान्यता दी गई, उसको माना गया। परंतु उसमें भी ये आदेश दिया गया, क्या आदेश दिया गया, नेक्स्ट जजमेंट बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया गया, फॉर अ क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम 7 months time is given instead to 15 days. The pits of should be filled with soil to stop the water accumulations and the mosquitoes breeding. All work should be completed within 2 years. अब जो हाई कोर्ट में क्या इनका डिसीजन आया, ये जो पक्की गटर लाइन के लिए 15 दिन के बजाय इनको 7 month में का टाइम दिया गया, कि 15 दिन के बजाय इनको देखो 15 दिन के अंदर तालुका कोर्ट में क्या कहा गया था कि 15 दिन के अंदर गटर की लाइन में डालने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। पर हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको माना, पर उन्होंने क्या कहा, हाई कोर्ट ने कहा 15 दिन की बजाय आप 7 महीने का समय मैं आपको दे रहा हूँ, आप गड्ढों की मिट्टी से उसमें उसको ढक दें और उसमें पानी भर दें, गड्ढे की जो मिट्टी है, जो गड्ढे हैं उसमें मिट्टी भर दें, जिससे मच्छर भर रहे थे उसमें मच्छर ना हो, इसलिए उस गड्ढे को भर दिया जाए और इस सारी प्रक्रिया को 2 वर्षों में पूरा किया जाए, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए जहां पे गड्ढे उसको भर दिया जाए। इन सारे प्रोसेस को पूरा करने के उन्होंने 2 years का टाइम दिया। ठीक है, देन Ratlam municipality was unhappy with the verdict and so it moved to the Supreme Court. The Supreme Court sustained the judgment of the Taluka Court and further ordered that. अब क्या हुआ, अब इस केस को वो लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए
तो रतलाम की जो नगर पालिका थी, जो म्यूनिसिपैलिटी थी, इस आदेश से संतुष्ट नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में केस को दायर कर दिया, उन्होंने वहां पे जाकर पिटीशन फाइल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तहसील के जो न्यायालय के आदेश को उसका ही मान्य रखा, जो तहसील ने जो आदेश दिया था उसके अलावा उन्होंने ऐसा आदेश दिया, उन्होंने क्या जज दिया सुप्रीम कोर्ट ने, द केमिकल एंड द डाई प्लांट्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन शुड बी क्लोज्ड विद द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो नगर पालिका और राज्य पालिका दोनों सामूहिक रूप से प्रदूषण करने वाले रंग जो केमिकल्स प्लांट्स थे उसको बंद कराया, ठीक है, उसको बंद करने का ये आदेश दे दिया। देन ये आपकी एक्टिविटी है, अरेंज द मॉक कोर्ट प्रोसीजर फ्रॉम द तालुका कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट इन द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। इसमें आपको टीचर की हेल्प से जो तालुका कोर्ट से लेके जो सुप्रीम कोर्ट तक की जो सारी जो न्यायालय जो उनका जो डिसीजन हुआ था उसके बारे में आप इस सीन क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कैन एनी सिटीजन अपील इन द कोर्ट। क्या कोई भी नागरिक जो कोर्ट पे जाके अपील कर सकता है, जा सकता है कोर्ट में? तो इसमें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, वी हैव लर्न दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज हर fundamental rights, but in reality poor people find it very difficult to go to the court. The legal procedure not only required a lot of money and paperwork, but also it is very time consuming for a poor person who is literate and incurring irregular income. It becomes really through to go to court and demand justice. Keeping this fact in mind, the Supreme Court announced the provision of the public interest legislation appeared in the year 1980. With this, the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to court for justice. Any individual or institution can file a case on behalf of people from the deprived classes. If any of the fundamental rights are being violated, then a citizen can appeal state in the High Court or the Supreme Court. After 1980, PIL was used to bring justice to many deprived section of the society. For example, PIL were fielded to free labor from inhuman labor or to release the prisoners from the jail in Bihar after their terms of punishment was over. In the Supreme Court finds the PIL regarding fundamental rights and or its implementation inappropriate, then the court may punish the person, group of people or the institution. अब इसमें क्या है बेटा, इस टॉपिक में हमें इस बारे में ये बताया गया है कि जैसे कि जो हम इसमें हमने आगे देखा कि जो हर एक जो पर्सन है वो अपने फंडामेंटल जो उसके अधिकार उसकी रक्षा के लिए क्या किया उन्होंने, अदालत में वो जा सकता है, अपने मूलभूत अधिकार के लिए वो हर एक पर्सन अदालत में जा सकता है। पर ये वास्तव में जो गरीब जो होते हैं ना, उनको अदालत में जाना, कोर्ट में जाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो कानून की जो प्रक्रिया होती है ना उसमें केवल पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है कि उसके जिसके पास पैसा होगा वही आगे तक लड़ाई को लड़ सकेगा, क्योंकि उसमें पेपर वर्क बहुत होता है और उसमें पैसे का ही काम होता है। परंतु जो उसमें समय की जो और उसमें टाइम भी चाहिए होता है, पैसा, उसके बाद पेपर वर्क होता है, देन उसमें टाइम भी बहुत लगता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति लिखना पढ़ना ना जानता हो और उससे अपने परिवार का भी गुजारा मजदूरी से करता हो, तो वो अदालत में जाना और न्याय प्राप्त करने के काम उसके लिए बहुत ही कठिन होता है। ऑब्वियसली कठिन होता है, क्योंकि जो पुअर पर्सन होता है उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कोर्ट में जाके इतना पैसा खर्च कर सके, और ना ही उसके पास उतना टाइम होता है कि बार बार वो कोर्ट के चक्कर को लगा सके, ठीक है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है गरीब को न्याय पाना। तो इस बात का ध्यान में रखकर 1980 के दशक में क्या किया गया था, सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जनहित के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था की थी। इसमें क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, मतलब अधिक से अधिक लोगों को सही जस्टिस मिल सके, इसके लिए उन्होंने बहुत ही
ट्राई किया, बहुत ही कोशिश की। तो जो जस्टिस की जो प्रोसेस था उसमें जनहित की याचिका करने का उनको अधिकार दिया कि आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको न्याय नहीं मिला तो आप अपने लिए मतलब अपनी सुरक्षा के लिए आप याचिका को जाहिर कर सकते हो, ये अधिकार उनको दिया गया। जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह इस याचिका को उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। अगर उन्हें लगा कि उनकी इन बातों को नहीं सुना जा रहा है तो वो अपने इस याचिका को, इस पिटीशन फाइल को वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आगे बढ़ा सकता है। देन 1980 के बाद जो लोगों ने जो जनहित के लिए, जो लोगों की जो वेलफेयर के लिए जो ये पिटीशन फाइल किया था, इसके माध्यम से क्या गया, लोगों में वो न्याय दिया जाने लगा, लोगों को सही न्याय मिलने लगा। मतलब जो 1819 के बाद जो जनहित के लिए जो ये प्रक्रिया जो शुरुआत की गई थी, जो प्रोसेस किया गया था, इससे लोगों को न्याय इजिली मिलने लगा। और जो मजदूर थे, जो मजदूर वर्ग थे, जो मतलब लोअर क्लास फैमिली थी, इनको भी इसका उपयोग करने के लिए उनको आना, ये भी उसको मतलब इसको पूरा वो लोग फायदा उठा रहे थे, उनको इसका फायदा उठाना आ गया। जो बिहार के जेल में सजा भोगने के बाद भी जिन्हें छोड़ा नहीं गया, ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए भी जनहित याचिका का ही उपयोग किया गया था। इसके अलावा जो जजमेंट की जो प्रक्रिया है, जब ऐसा लगे कि जनसमूह मतलब जो पब्लिक है, जो पूरी पब्लिक है, उसको सही ढंग से अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको लगता है कि उनको जो फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं मिल रहे हैं, उनके जो मानव अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो वो लोग इसके लिए अयोग्य हैं। तो वो उस याचिका को दायर करने वाले व्यक्ति संस्था को सर्वोच्च अदालत को दंड दे सकती है। इसके अलावा जो वो जनसमूह किसी वर्ग के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस पर पहले पर वह स्वयं अपने ध्यान में लेकर जनहित में आवश्यक न्याय दे सकता है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि हमें सही डिसीजन नहीं मिला तो वो आगे बढ़ के अपना न्याय मांग सकता है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ जो अमल और उद्देश्य जो है जाने वाली जो जनहित याचिका ये जो अयोग्य हो तो उस पर याचिका को दायर करने वाले व्यक्ति और जो व्यक्तियों की जो संस्था है सर्वोच्च अदालत दंड भी कर सकती है कि अगर उसको सही ढंग से प्रोसेस में नहीं लाया गया, सही ढंग से का वर्क नहीं किया गया तो जो सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी दंड दे सकती है कि ये काम क्यों नहीं हुआ सही टाइम पे, इसका सही डिसीजन क्यों नहीं आया। ठीक है, सो बेटा इट्स चैप्टर इज फिनिश। ओके, सो अंडरस्टूड दिस चैप्टर।